नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 मोस्ट टाइम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपकी आने वाले टेट एग्जाम में, क्योंकि हम वही टॉपिक का चुनाव करते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 50 मोस्ट टाइम क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा आ रहा है। देखिए, पर्यावरण के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है हमने जैसे कि कक्षा 5-4 के जो पर्यावरण है वहां से भी क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कक्षा 5 के पर्यावरण से ही संबंधित है। जैसे उसमें खेलों से संबंधित एक पार्ट है और वहां पर कुछ खिलाड़ियों के बारे में परिचय दिया है। तो वही प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाता है वेट लिफ्टिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पर केले के फूलों हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो वहां पर सहजन के फूलों से भी सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार टेट एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार राज्य से इसका संबंध है और चावल के आटे से ये चित्रकला जो होती है ये बनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है कन्नौज। तो इत्र के लिए काफी प्रसिद्ध होता है और बहुत मशहूर और सुगंधित इत्र के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती। तो नीम और कीकर ऐसे पौधे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियों पर जो दीमक होती है वो इन्हें खराब नहीं कर सकती है, दीमक नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन अपना घोंसला बनाती है। तो ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला जो होती है बनाती है। और पर्यावरण के अंदर हम जानते हैं कि घोंसले पक्षी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा ये भी काफी महत्वपूर्ण है और कई बार टेट सीटेट में ये पूछा जा चुका प्रश्न है। कोयल अपने अंडे जो होती है कहाँ पर देती है। तो कोयल अपने अंडे जो होती है वो कौवे के घोंसले में देती है और कौवा जो होता है उन्हें भूलवश सहता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की और। रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इस पेड़ की जो विशेषता होती है कि इसके तने में बहुत सारा पानी जो होता है वो इकट्ठा होता है। चलिए आगे बात करते हैं, केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है। तो केरल में जमीन के नीचे जो है टेपिकोवा जो है ये जमीन के नीचे उगाया जाता है। आगे बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस, ओजोन से संबंधित प्रश्न तो हमेशा ही आते हैं। तो 16 सितंबर को ये विश्व ओजोन दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, लिंग हु फैन किस देश का पकवान है और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। किस देश का महत्वपूर्ण पकवान है, इस प्रकार से प्रश्न था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो ये हांगकांग का है और लिंग हु फैन जो है ये सांप से बनी हुई डिश होती है, सांप से बना हुआ पकवान होता है लिंग हु फैन। चलिए, और यहाँ पर हांगकांग में से सांप को खाया जाता है भोजन के रूप में। चलिए आगे बात करते हैं, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज जो है तो नाम से स्पष्ट है ब्रेल ने की थी और इनका पूरा नाम लुई ब्रेल था और इन्होंने ये लिपि जो थी ये दी थी। आगे बात करते हैं, इस लिपि संबंधित ब्रेल लिपि जो होती है उसमें कितने बिंदु होते हैं। तो बिंदु महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, 6 बिंदु इसमें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो असम राज्य जो होता है वहां पर बारिश के चलते घर जो होते हैं जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। तो कहवा कहा जाता है वहां पर जम्मू कश्मीर में चाय को। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, वल्लम क्या है। तो देखिए, वल्लम जो होती है लकड़ी से बनी हुई एक छोटी नाव होती है, उसी को वल्लम कहा जाता है जो केरल राज्य में चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा वो एक दिन में पत्ते और झाड़ियां खा लेता है।
चलिए आगे बात करते हैं, खेजड़ी का पेड़ जो है ये किस राज्य में मिलता है? तो खेजड़ी का पेड़ जो होता है ये राजस्थान राज्य के अंदर मिलता है। आगे बात करते हैं, मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य का जो समय होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय जो सर्दी की ऋतु होती है और फूल और मकरंद मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं, तो यही समय बहुत उचित होता है। आगे बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक आखिर क्या है? तो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची को इसमें प्रकाशित किया जाता है रेड डाटा बुक के अंदर। आगे अगले जो प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो देखिए IUCN के माध्यम से निकाली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसे प्रकाशित या लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IUCN जो है, जो रेड डाटा बुक देता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रकाशित या प्रदर्शित किया गया था? प्रदर्शित बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सन 1966 में पहली बार इसे प्रदर्शित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? देखिए जैव विविधता दशक घोषित किया गया 2011 से 2020 का जो दशक था, इसे रामसर संधि जो है ये किससे संबंधित है? तो रामसर संधि जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल जो थे, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टैंसले थे, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड स्विस ने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है ये स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो जिम कॉर्बेट जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड में ये स्थित है। 1921 में ये स्थापित हुआ था। चलिए, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में स्थित जो पेरियार अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जंगली हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए मैब जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का उद्देश्य जो था लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का सुधार था और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1971 में। तो ये यूनेस्को का कार्यक्रम है। चलिए आगे बात करते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले भी ले चुके थे, पर वहां थोड़ा इतना डिटेल नहीं था, यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल मिला, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से शामिल कर लिया है। देखिए जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं इकोटोन। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है?
देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यूकेलिप्टस जो होता है इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि इसका जो कारण है, क्यों माना जाता है, तो इसका कारण पृथ्वी का जो जल स्तर होता है ना, वो बहुत ज्यादा घट जाता है और निकटस्थ भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसका भी इसमें ह्रास होता है। इसकी वजह से इसलिए इसे पारिस्थितिक आतंकवादी पौधा माना जाता है। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेगल है और सर्वप्रथम इन्होंने ही पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो रोड होते हैं वहां पर दोनों साइड में पेड़ों की जो कतारें होती है वो हमें देखने को मिलती है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, और यही ग्रीन मफलर है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है और यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए ये नारा जो था ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया नारा है चिपको आंदोलन में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो अभी हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसी वजह से इस भित्ति से संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं कोई भी टाइट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? देखिए जिम कॉर्बेट हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो पुराना नाम था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में से बदल करके जिम कॉर्बेट किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है, और यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां हमें जो देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति जो है यानी कि ज्वारी वन कहाँ देखने को पाए जाते हैं? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ये हमेशा हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम मैंग्रोव वन कहते हैं या सुंदरवन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, कार्बन क्रेडिट संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो देखिए कार्बन क्रेडिट संकल्पना जो थी ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उपजी है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क जो होता है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो हमारे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें हम इको मार्क दिया जाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर कौन है? देखिए मेधा पाटेकर जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं और इसी आंदोलन के संस्थापक ये कही जाती हैं, मानी जाती हैं, और ये पर्यावरणविद और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो जल प्रदूषण के लिए बीओडी जो होता है ये लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम पैन कहते हैं संक्षिप्त रूप में, ये क्या है? तो एक प्रकार का ये वायु प्रदूषक है और ये वायुमंडल में व्युत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।